Hi everyone, my name is Kriti. I'm a chemistry faculty and I'll be covering your chemistry portion. As you can see on the board, हमारा आज का टॉपिक रहेगा chemical bonding के PYQs. I'll be discussing you with the PYQs of chemical bonding and you guys know कि chemical bonding नीट perspective से बहुत important chapter है. For sure 2 क्वेश्चन से ज़्यादा या 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे. ज़्यादातर क्वेश्चंस किस पे आते हैं, लाइक वी हैव ऑन हाइब्रिडाइजेशन and around like geometry, shape, MOT, dipole moment, polarity, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो आज का मेरा मोटिव सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा. माई मोटिव विल बी कि मैं आपको उसमें अच्छा कंटेंट सिखा पाऊँ, एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो सिखा पाऊँ, एंड कितने स्पीड में हमें उस क्वेश्चन को करना है, बिकॉज एज वी नो टाइम लिमिट होता है. और केमिस्ट्री के लिए तो एक्चुअली हमारे पास एक आर भी नहीं होता है. वी ओनली हैव 45 to 50 मिनट्स. येस, यू हर्ड मी राइट. हमें 50 मिनट्स में केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि बायो के बहुत सारे क्वेश्चन है, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, राइट. तो आज जो भी आप सीखेंगे, आप प्लीज़ अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखना. जो भी मैं कंटेंट या कोई भी पॉइंट साथ में मैं लिखवा रही होंगी, आप उसको लिखना एंड बाद में जाके एक बार रिव्यू भी करना कि लाइक ये क्वेश्चंस को ऐसे हम और किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका भी तरीका हो, आपका भी अपना तरीका हो और स्पीड अप करने के लिए, राइट. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. सो इसमें से 4 ऑप्शन में से हमें एक सही आंसर बताना है. पहला ऑप्शन है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ओजोन क्या है, ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज O3, राइट. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ओजोन को, ईदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म. अगर मैं ऑक्सीजन को मार्क भी करूँ, जैसे ये हो गया हमारा 1 2 3 1 2 3, राइट. इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. सो एज पर द डायग्राम वी कैन सी कि हमारे पास सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ओजोन के, और ये भी कौन से है, हमारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये होता है ना, ये हमारा क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट. ये दोनों क्या है, हमारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स. एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है. BF3 हैज़ अ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. सो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, डाइपोल मोमेंट किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी को मेजर करता है, वो किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी को बताता है. अगर हम बात करें BF3 से रिलेटेड, तो BF3 sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर इन नेचर. अब हमें ये तो पता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, अपना F है. तो कैसे बनेगा, एज वी नो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. ये रहा इसका डाइपोल मोमेंट. रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा. तो डाइपोल मोमेंट में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो हमारा एरो है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाई करना चाहिए, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में हमें सम देखना पड़ता है. बट अगर हम यहाँ पे देखिए किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है ना, इट्स नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसका डाइपोल मोमेंट, जिसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या बन जाता है, 0. तो BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3. ओके, तो NF3 स्ट्रक्चर है हमारे पास कुछ ये, NH3, both are sp3 hybridized, NH3. Okay, so again dipole moment is measured with the help of our polarity. अगर हम देखें यहाँ पे पोलैरिटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो एरो हेड उसकी तरफ रहेगा, एरो हेड उसकी तरफ रहेगा, एंड लोन पेयर के ऊपर रहेगा, राइट. यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट, एरो यहाँ रहेगा, बट एक एरो इस डायरेक्शन में भी रहेगा. सो इन केस ऑफ NF3 अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में हमें ऑब्टेन हो रहा है, वेयर एज इन NH3 वी आर गेटिंग द डाइपोल मोमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होना चाहिए, NH3 के. आई एम नॉट सेइंग कि NF3 का 0 है, इट्स नॉट 0, बट डेफिनेटली NH3 से तो कम ही है.
तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है. देयर आर 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 मॉलिक्यूल. चलो इसका भी देख लेते हैं. CO3 2 माइनस है. ओके चलो एक फॉर्म तो ये हो गया 1. अब अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चलो मैं इसको नंबरिंग डाल लेती हूँ 1 2 3. एक फॉर्म हम ये बना सकते हैं, राइट, एंड एक फॉर्म हमारा ये हो गया 1 2 and 3. So yes, D option is correct. We have 3 canonical form drawn for CO3 ion. तो इस केस में हमारा 4th ऑप्शन हो जाता है करेक्ट. ओके गाइस, चलो मूविंग ऑन. आप लिख लीजिए, आप प्लीज जो भी फैक्टर है आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. मतलब डाइपोल मोमेंट म्यू जिसका नॉन जीरो आए. ठीक है, हमें देखना है कि किसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है. सबसे पहले हमारे पास आता है CCl4. अगर CCl4 की बात करी जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3. ठीक है, शेप हमारे पास ज्योमेट्री क्या आ जाएगी टेट्राहेड्रल Cl. मैं ट्राई कर रही हूँ इसको 3D फॉर्म में बनाने के लिए. ये एक वेज पे और ये एक डैश पे बॉन्ड. अब कार्बन और क्लोरीन में अगेन डाइपोल मूवमेंट देखना है, तो डाइपोल मूवमेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा. ये क्या बताता है पोलैरिटी, मतलब 2 पोल्स शुड बी देयर, 2 अपोजिटिवली चार्ज्ड पोल्स होने चाहिए किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी में. और ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है और जिसका मैग्नीट्यूड भी है. फाइन. एंड वन मोर पॉइंट वी कैन आल्सो राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारा पॉलर हो जाता है. तो CCl में अगर हम देखें तो Cl यहाँ एक एरो, यहाँ एक एरो, यहाँ एक एरो, यहाँ एक एरो. तो इन दोनों का वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट डाइपोल कहाँ आ जाएगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. When vector quantity are present in equal and opposite direction, their sum comes out to be 0. तो हमारा इसमें म्यू क्या हो जाएगा 0, राइट. चलो अब B को देख लेते हैं. B ऑप्शन को हम देख लेते हैं. HF होना चाहिए, HI नहीं है, ये HF है. HF, राइट, यही हमारा कंपाउंड है. बहुत सिंपल. डाइपोल मोमेंट को कैसे दिखाते हैं, जो उसकी टेल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे और जो उसका हेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में. तो इसमें म्यू 0 तो नहीं है, इसमें म्यू हमारा 0 नहीं है. CO2 एक लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है इनका. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है. डाइपोल मूवमेंट इज प्रेजेंट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. तो इसमें भी हमारा क्या हो गया म्यू इक्वल्स टू 0 हो गया. नाउ वी हैव BF3. BF3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस, राइट. वी हैव 3F trigonal planar structure, F being more electronegative, arrow lies to its direction. तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसका भी म्यू क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है HF, राइट. चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको प्लीज. Next we have identify the incorrect statement about PCl5. अब PCl5 के बारे में सारी प्रॉपर्टी लिखिए. तो क्या करेंगे, विल डू फर्स्ट हम PCl5 का ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अब कई बच्चों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेकिन वो कि स्ट्रक्चर कैसे ऑब्टेन करें. एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक. फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन ग्रुप 15. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. चलो 1 2 3 4, अभी मैं रैंडमली प्लेस कर रही हूँ 5. Cl कितने Cl से अटैच है सिंगल बॉन्ड. अब क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है. Cl 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 एंड Cl. ओके. अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था VBT में स्टेरिक नंबर. यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या बन जाता है हमारा
स्टेरिक नंबर हो जाता है 5, और जहाँ पे सारे 5 के 5 हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। और जैसे स्टेरिक नंबर 5 हो, बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर हो, तो हमारी ज्योमेट्री क्या आ जाती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TBP से भी डिनोट करते हैं, TBP। तो कैसा अरेंजमेंट होती है, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो हो गए हमारे लॉन्गर बॉन्ड्स और एक होगा हमारे शॉर्टर बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, पिरामिड बन रहा है, दिख रहा है पिरामिड सबको, कैसे देखो, ये तो हो गया बेस, ये ऊपर की तरफ एक पिरामिड, चलो दूसरे पेन से दिखाती हूँ, एक दो तीन, तभी बोला जाता है ट्रायंगल बेस है, दो पिरामिड्स, बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, राइट। ये जो बॉन्ड है, दो लॉन्गर बॉन्ड्स है, इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स, दीज आर लॉन्गर बॉन्ड्स, राइट। ये जो तीन बॉन्ड्स है हमारे पास, ओ थोड़ा स्ट्रक्चर मैसअप हो गया क्या, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, PCl5, ठीक है, ये है मेरा, ये थोड़े लॉन्गर बनाती हूँ, ओके, ये मेरा स्ट्रक्चर है। ये जो हमारे तीन बॉन्ड हैं, ये कहलाते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड। अगर इसमें हम बॉन्ड एंगल भी देखें तो बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है, ये वाला एक तो है, ठीक है, ये कितना बॉन्ड एंगल है 120, ये वाला और ये वाला सीएल कैसा बॉन्ड एंगल बना रहा है 90, एक और टाइप का बॉन्ड एंगल भी हम डिनोट कर सकते हैं 180। तो तीन तरह के बॉन्ड एंगल हैं। PCl5 possesses टू डिफरेंट PCl बॉन्ड एंगल्स, हाँ ये तो करेक्ट है, हमने अभी बताया कितने तरह के बॉन्ड एंगल्स है हमारे पास, 90 डिग्री भी है, 120 डिग्री भी है, 180 डिग्री को मानते नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ये दो बॉन्ड एंगल भी हमारे 180 हो सकते हैं। उनके पास दो ही बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री, मतलब यही कंसिडरेबल होते हैं, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब आ जाता है हमारे पास ऑल 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ। क्वेश्चन खत्म, यही क्वेश्चन खत्म हमारा। क्या ये इनकरेक्ट है ना, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। मैंने अभी क्या बताया, PCl5 ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, कितने तरह की बॉन्ड लेंथ है, दो तरह की, उन्होंने बोला ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ। अच्छा वैसे एक और भी हो सकता है इसमें स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है, बट PCl5 तो TBB में एग्जिस्ट करता है। PCl5 एग्जिबिट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस। स्टेरिक नंबर कितना है अपना, स्टेरिक नंबर 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है उसकी sp3d, 5 है ना, 1 2 3 4 5। PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में हमारे पास किस तरह के बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन ऑल दीज 4 वी हैव इज बी। ओके प्लीज नोट इट डाउन। ओके फाइन, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है। तो अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी मेजर करना है, वी हैव टू मेजर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, एक तरह से वी कैन ऑल्सो से बॉन्ड एनर्जी, बट केमिस्ट्री में हम वर्ड यूज एंथैल्पी करते हैं क्योंकि यू नो केमिकल रिएक्शन आर परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इंस्टेड ऑफ द वर्ड यूज एनर्जी वी यूज एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी 3 फैक्टर पे मेजरली डिपेंड करती है। एक होता है अपना एटॉमिक साइज, एटम का साइज कितना है, दूसरा है लेंथ, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और तीसरा फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। मेजरली हम लेंथ और एटॉमिक साइज को देखते हैं, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
अब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है HCl, N2, H2 एंड O2। तो N2 इफ़ यू रिमेंबर एक तरह की इनर्ट गैस है ना, उसके कंप्लीट शेल मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसे देख लो 1 2 3 4 5 6, 2 2 उसमें प्रेजेंट है ना, कंप्लीट ऑक्टेट, 3 बॉन्ड बना रहा है, बेसिकली दे आर 3 बॉन्ड्स इन N2। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, H2 1 बॉन्ड, और HCl में भी हमारे पास 1 बॉन्ड है। जितने ज़्यादा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो N2 का अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू देखें यहाँ पे N2 में की वैल्यू हो जाएगी 946.0। कंसिडरेबल हम ये करेंगे, पहले हम N2 और O2 देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद बड़ी वैल्यू है हमारे पास 498। चलो पहले फैक्टर से डिफाइन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब आ जाता है हमारे पास H2 और HCl। सो H2 और HCl में क्या है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा ठीक है, लेंथ पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक साइज, हाँ चलो एटॉमिक साइज Cl का बड़ा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर भी तो है ना, लोन पेयर भी है ना। सो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, मतलब यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ, आई एम सेइंग बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, राइट। अब हमारे पास आ जाता है H वाले के लिए हो जाएगा देन 435.8 और HCl के लिए हो जाएगा 431। तो अब मैच कर लो। तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन हो गया, HCl का सबसे कम A4 के 3 ऑप्शन A4B3 C का 1 A4B3 1, हाँ सही करना, तो डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, एटॉमिक साइज, लेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों फैक्टर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट we have to find out the correct, again match the following है, और टाइप ऑफ बॉन्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, ये सब पता है नीट के PYQ क्वेश्चन से। मतलब ये सोचो सिंपली क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन में किस तरह के बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, है ना। इथेन मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड, है ना। CC का पूछ रहा है वो, नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, तो CC में 1 सिग्मा बॉन्ड। चलो पहली मैच करते रहो, बाद में टाइम मिलेगा। इथेन 1 सिग्मा बॉन्ड, इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, एक अपना सिग्मा बॉन्ड होता है, चलो इसको मान लेती हूँ, और एक अपना पाई बॉन्ड होता है, डजेंट मैटर कोई भी ले लो। तो इसमें क्या होगा, 1 सिग्मा और 1 पाई, है ना। तो इथीन का हो गया हमारे पास 4, तो A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, कहाँ पे आ गए हम, A का 3, B का 4, अच्छा 2 आ रहे हैं। चलो लेट्स सी नेक्स्ट। कार्बन मॉलिक्यूल C2 स्पेस में एग्जिस्ट करता है, थोड़ी स्पेशलिटी है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, तो C2 2 पाई बॉन्ड, इथाइन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये तो सिंपल था, हमारे पास क्या होता है C3, ये बीच वाला मान लो सिग्मा, और ये 2 गए हमारे पाई। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, A3B4 C2D1, yes, A3B4 C2D1, ऑप्शन C इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कंटेंट समझ आ रहा है, कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। फाइन, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे चले। राइट, नाउ वी हैव अ assertion statement question basically. Statement 1 says the boiling point of hydrides मतलब होता है when compound make bond with hydrogen, bonds hydrides are when bond with hydrogen, ठीक है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स का ऑर्डर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, लाइक क्या ऑर्डर है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, H2O, H2TE, H2SE एंड H2S, ऑर्डर है हमारे पास ये।
अच्छा पहले बता देते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है. सेकेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर आइसोमर्स है तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया. ये 4 फैक्टर है जिस पे हमारा क्या डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है. राइट, ठीक है. अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगेगा, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास भी देखेंगे और एक देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है. ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग माना जाता है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, FNOCl. अब वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर हो, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो, इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हो. हाँ सही कह रही हूँ, क्लोरीन भी दिखाता है, एक केस में आएगा क्लोरेट, उसमें भी क्लोरीन है. बस एक ही केस है एक्चुअली क्लोरीन का, ज़्यादा तो FNO की है. ठीक है, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इज H2 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है. डेफिनेटली देनी भी चाहिए थी. क्यों, क्योंकि H2 इज अ वन विच शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. H2O में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. उसके बाद इन्होंने दे दिया TE, SE एंड सल्फर. T अगर आप देखो तो ये सबसे लोएस्ट एलिमेंट है. क्यों, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा. तो चलो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है. अब सेकंड स्टेटमेंट कहती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर boiling point than the other molecule of group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in the H2O it has higher boiling point. तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट भाई ट्रू है. बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू. आई होप इन सब फैक्टर्स से आप बॉइलिंग पॉइंट को जज कर सकते हो. जैसे हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर आ गया अपना मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, जिस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा उसमें आप मॉलिक्यूलर मास और फोर्स भी देख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, नोट इट डाउन प्लीज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन. इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अभी बताया भी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में एग्जिस्ट करती है, HF, HO, HN. ऑर्डर भी मैंने वैसे ही लिखा है, सबसे ज़्यादा FF में, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए 2 एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, नियर बाय होना चाहिए. राइट, पास में होना चाहिए. अब अगर मैं एक ही स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, अच्छा एक NO2 है और एक OH है. अच्छा फोर्थ ऑप्शन में हमारा HF भी दे रखा है. ठीक है, सो वी हैव NO2. अगर मैं NO2 को लिखूं तो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, लिख सकते हैं. और OH हो गया अपना ये. ठीक है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, ये लाइक दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 एटम शुड बी नियर, पास में होने चाहिए. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट में तो हो ही रही है, फर्स्ट में तो पॉसिबल ही है. एक बार बाकी सब भी चेक कर लेते हैं. अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने जाऊँ तो ये ये बीच में आएगा, हमारी रिंग बीच में आएगी, तो स्टेरिक है, नॉट पॉसिबल. इसमें नहीं पॉसिबल है. इसमें भी वही, अब एक एटम का डिफरेंस आ चुका है तो अगेन दूर हो चुका है वो कंपाउंड. ठीक है, ये एक एटम का डिफरेंस है, तो इतना अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल नहीं हो पाती है. अब बात आती है HF. यार HF तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा ही रहा है, HF दिखा रहा है, बट वो इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर. मतलब उसके पास क्या होगी, दूसरे HF के साथ शो होगा रहेगा. तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज फर्स्ट. फाइन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट वी हैव मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. हमें कंपाउंड की क्या बतानी है, शेप या ज्योमेट्री बतानी है. अच्छा पहले तो ये शेप एंड ज्योमेट्री अगर हम बात करें ना, शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा सा ना डिफरेंस होता है. शेप इज रिप्रेजेंटेड विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर रिप्रेजेंट की जाती है शेप, और ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेड विद लोन पेयर. बट यूजुअली क्वेश्चंस में क्या करता है वो साथ में लिख देता है. तो अगर हम NH3 की बात करें, अब NH3 हमारा है N 3 हाइड्रोजन एटम और एक लोन पेयर. होनी तो ज्योमेट्री क्या चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी. मतलब वो ज्योमेट्री नहीं दे रहा है, अब वो पूछ रहा है शेप. शेप क्या करेंगे, लोन पेयर को छुपाओ और देख लो. ये लोन पेयर को हमने छुपाया, कैसी इमेज दिख रही है, ये क्या हमारा ट्रायगोनल पिरामिडल. हाँ ट्रायगोनल पिरामिडल. तो NH3 हो गया हमारा ट्रायंगुलर पिरामिडल. नेक्स्ट आ जाता है BrF5. अब देखो ट्रिक्स देखो, सेंट्रल एटम पहचान लो हमारा Br है. Br पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7. लिखो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7. बना ली 7 इलेक्ट्रॉन. साइड एटम कौन सा है हमारा, फ्लोरीन. अब फ्लोरीन क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड. थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे फ्लोरीन क्या बनाएगा, 1 2 3 4 और बचा 5. अब ये क्या आ गया हमारे पास, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, सॉरी हाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास BrF5 में. तो बेसिकली स्टेरिक नंबर क्या हो गया, स्टेरिक नंबर हो गया 6 हो गए, जिसमें हमारे पास एक तो लोन पेयर है और 5 हो गया बॉन्ड पेयर. राइट. वैसे तो अगर हम SN6 की बात करें, स्टेरिक नंबर 6 की बात करें, तो हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर के लिए जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, अरे ऑक्टाहेड्रल मेंशन भी है, फाइन ठीक है. तो मतलब वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछा है, पर ओहो SF6 भी तो दे रखा है, SF6 भी है, तो वो तो नहीं होगा. तो अच्छा क्या बनेगा, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर आ गया, तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक F और F. लोन पेयर हटाओ, लोन पेयर हटाओ, क्या बन गया, स्क्वायर, और ये क्या है, पिरामिडल. तो ये बन गया हमारा स्क्वायर पिरामिडल. तो NH3 तो ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, BrF5 हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिडल. XeF4 देख लेते हैं. Xe पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 1 2 3 4 5 6 7 8. F एंड F, ये आ गए 2 लोन पेयर. लोन पेयर को हटाओ, क्या दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है. XeF4. SF6 बहुत इजी स्ट्रक्चर, S F एंड F, ऑक्टाहेड्रल. तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, A1B4 C2D3. ऑप्शन A1B4 C2D3 करेक्ट. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल. N2 मॉलिक्यूल, ये किसका ऑर्डर दे रखा है, याद आया, MOT है, ये MOT की फॉर्म में लिख रखा है. एक कंडीशन याद रखना हमेशा, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, जैसे हमारे पास आ गया B2 C2 N2 और इक्वल टू 14 ऑल्सो, इक्वल टू 14, तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, sp मिक्सिंग देखते हैं. sp मिक्सिंग, hence orbital shift in
अपवर्ड डायरेक्शन। क्या हो जाता है, ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। देखो 1s 2s कैसे, अगर मैं बात कर रही हूँ N2 की, तो हमारे पास आ गया ये रहे एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ये रहे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज 1s, ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल, ये अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है। 2s ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s, और इनके मॉलिक्यूलर, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सिग्मा स्टार नहीं, सिग्मा, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब आ जाते हैं, इसके ऊपर बनता है, यहाँ स्पेस नहीं है गाइस, तो यहाँ बना रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नाइट्रोजन की p में भी एग्जिस्ट करती है ना। कितना होता है 1s2 2p, कितना होता है 3, राइट। तो अब क्या होना चाहिए था नीचे हमारे पास आते हैं ये, बट ड्यू टू sp मिक्सिंग ये दोनों ऑर्बिटल हो जाते शिफ्ट, कुछ इस प्रकार हमारा MOT स्ट्रक्चर बनता है। ये हो जाता है हमारा सिग्मा 2pz, ये हो जाता है पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये हो जाता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा देख लो, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो सबका ही सेम है ना। अब अगला आ जाता है अपने पास सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, क्योंकि ये दोनों डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब दे हैव सेम एनर्जी, तो इनको साथ में लिखा जाता है उनकी एनर्जी, ये एनर्जी ऑर्डर है ना, दिस इज एन एनर्जी ऑर्डर। फिर आ जाता है सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz, करेक्ट। Note it down please. Okay, now we have the correct order of energy of molecular orbital of N2 molecule. अच्छा, energy order पूछा है, ये याद हो तो ये किसका concept है? This is the concept of MOT, guys. MOT में लिखते हैं ना, ये energy order रहता है N2 का। अच्छा, तो कैसे रहता है? N2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो एक केस याद रखना कि इफ इलेक्ट्रॉन आर लेस देन, मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं इसको, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू 14, इट शोज sp mixing due to which sigma orbital shifts in upward direction। ठीक है, इसमें हम sp मिक्सिंग ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से एक सिग्मा ऑर्बिटल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो कैसे रहता है, ये रहा इसका 1s, यहाँ पे हमारे बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा हो गया, पहले अगर आए 1s, सबसे लोएस्ट एनर्जी में हमारा होता है 1s, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे आ जाता है हमारा 2s, दिस इज सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब इसी के ऊपर हमारा बनता है 2p। अगर आपको पता हो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3, तो p भी बनाएंगे, बट मैं p यहाँ बना रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आपको यही समझना है कि ये इसी के ऊपर लाई करेगा। अब क्या बोला मैंने कि जो सिग्मा p ऑर्बिटल है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ऑर्डर क्या बनता है लाइक दिस। ओहो, चलो समझ लेना थोड़ा। बन रहा है ना।
ओके, ये एक ऑर्बिटल, यहाँ 2 डी जनरेट, और ये हो गया हमारा 2p, ये हो गया हमारा 2p, ये बनता है हमारा पाई 2px, बिकॉज हम जो z ऑर्बिटल है उसको इंटरमोलिकुलर एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो पाई 2px पाई 2py, सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग थ्रू 2pz, ये हो गया पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, राइट, सिग्मा स्टार 2pz। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px पाई 2py। अब क्या आ जाएगा, सिग्मा 2py, तो हमारा ये हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नोट इट डाउन। Next we have, among the following, the total number of species not having 8 electron around the central atom, मतलब basically जिसका octet complete ना हो around the central atom, हमें वो पहचानने हैं। हमारे पास है NH3, NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, देखो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन 3, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, 2 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। हमें पूछा है नॉट हैविंग ऑक्टेट ना, तो इसका तो कंप्लीट है। AlCl3, AlCl3 क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। BeCl2 कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट नहीं है, 2 हो गए। ठीक है, CCl4, CCl मैं हमेशा वेज और डैश बॉन्ड बनाना पसंद करती हूँ, ये ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड में। 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कंप्लीट, तो इसका भी ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 2 के कंप्लीट 2 के नहीं कंप्लीट। PCl5, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा ही था, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से ज़्यादा होते हैं 8 से कम होते हैं, इसमें 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका भी तो कंप्लीट नहीं है ना, ऑक्टेट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना ऑप्शन आ गए हमारे पास, 3 आ गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, आपको समझ आया हो कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये हमारा पार्ट 1 है, हम इसका एक पार्ट 2 भी बनाएंगे। आई होप पहले आप इतना देखिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।